हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब ईवीएस आसपास का पाठ 16 चूं चूं करती आई चिड़िया पढ़ेंगे। इस पाठ में आज हम बहुत सारी पक्षियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत तरह की चिड़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, अपने खाने के लिए किस तरह कार्य करते हैं, अपने बच्चों और अंडों की किस तरह देखभाल करते हैं और बच्चों और अंडों को रखने के लिए किस तरह वह अपना घर यानी कि घोंसला बनाते हैं। और अब इस पाठ में आप पढ़ोगे कि जितने भी अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं, सबका घोंसला और घोंसला बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो अब हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। चूं चूं करती आई चिड़िया। बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गोरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। अब देखो, हमें कुछ पक्षियों के नाम यहाँ पर बताए हैं, गोरैया, फाख्ता और शक्करखोरा, जिसमें कि फाख्ता की हमें देखो साइड में एक तरफ ये दाईं तरफ फोटो भी दिखा रखी है। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीजें खिलाने में व्यस्त हैं। आपने भी देखा होगा, जिस तरह आपकी माँ आपको खाना खिलाती है, उसी तरह क्या हो रहा है, घोंसलों में भी जितने भी पक्षी हैं वह अपने बच्चों को खाना खिलाने में व्यस्त हो रखे हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। सेया नहीं है मतलब आपको पता ही है, पक्षी जो भी अंडे देते हैं उन अंडों के ऊपर वे बैठकर उनको सेकते हैं और उसके बाद उनमें से बच्चे निकलते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन ने अंडे दिए हुए हैं। अब देखो, आपको यहाँ पे दाईं तरफ कलचिड़ी जो पक्षी है उसकी फोटो भी दिखाई हुई है। यहाँ पे फोटो इसलिए दिखाई हुई है, कई बार होता है कि हमें पक्षी देखने में तो पता होता है लेकिन उनके नाम नहीं पता होते, या फिर हम नाम तो जानते हैं लेकिन उन पक्षियों को हमने नहीं देखा होता है। तो आप सारे पक्षियों को सही से पहचान सको, इसलिए यहाँ पर पक्षियों के नाम के साथ साथ उनकी फोटो भी दिखाई गई है। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। अब देखो, कलचिड़ी ने अपना जो घोंसला है कितनी सारी चीजों से बनाया है ताकि उसका घोंसला जो है आरामदायक रहे, मुलायम रहे और मजबूत भी रहे। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कोए जैसी नहीं है। कोए के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। अब देखो, जो कोआ है उसका जो घोंसला है वो थोड़ा कठोर टाइप का दिख रहा है क्योंकि वो लोहे के तार का भी इस्तेमाल कर रहा है। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और अपने बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अब अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। अब क्या होता है, जितने भी पक्षी होते हैं दिन भर अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढते हैं, कीड़े या फिर कुछ भी अनाज का दाना हो गया या रोटी का टुकड़ा हो गया, वो ढूंढते हैं। अधिकतर वह लोग कीड़े ही लाते हैं, छोटे छोटे ढूंढकर अपने बच्चों को खिलाते हैं और शाम होते ही वह अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कोए के घोंसले में अंडे दे देती है।
कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अब देखो, सबसे पहले तो बाईं तरफ यहाँ पर कोयल की हमें तस्वीर दिखाई गई है और कोयल के बारे में आपने भी शायद पहले सुना ही होगा कि कोयल कभी भी अपने अंडों के लिए अलग से घोंसला नहीं बनाती है। उसको लगता है कि अगर वह घोंसला बनाएगी तो उसके अंडों को कोई भी पशु पक्षी आकर जो है तोड़ देगा, तो इसलिए वह क्या करती है, कौवे के घोंसले में ही अपने अंडों को रखती है। और कौवा आपको पता ही है बहुत तेज होता है, तो वो क्या करता है, अपने अंडों के साथ साथ अपने घोंसले को और अपने अंडों को बचा लेता है अच्छे से। और अपने अंडों के साथ साथ उसको क्योंकि पता नहीं होता कि कोयल के अंडे भी वहाँ हैं, तो वह उनकी भी देखरेख करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे बसंत गौरी के बारे में। नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। अब देखो, हमने जितने भी पक्षियों के बारे में पढ़ा, वो देखो सभी अपना घोंसला अलग अलग जगह पर बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। बस जो गौरैया पक्षी और कबूतर हैं, वो अपना घोंसला कहीं भी बना लेते हैं, घर के आसपास, बालकनी में, अलमारी के ऊपर, जहां पर कि उनको लगता है कि कोई भी कम आता जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बसंत गौरी है वो देखो कैसी दिखती है, यहाँ पर हमें दिखाया गया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं दर्जन चिड़िया के बारे में, जिसकी फोटो हमें ये बाईं तरफ दिखाई गई है। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका थैला। आपको पता ही होगा जो दर्जिन किसको बोला जाता है, जो कि कपड़े सिलता है। तो वही हमें यहाँ पर कहा है कि जैसा नाम वैसा काम। तो वो अपने घोंसले को देख रहे हो आप, किस तरीके से उसने अच्छे से बनाया हुआ है, और वो यहाँ पर क्या करती है, पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। देखो यहाँ पे शक्करखोरा भी दिखाया है और उसका घोंसला भी दिखाया हुआ है। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है? तो अब हम जानते हैं कि किस चीजों से बनता है शक्करखोरा का घोंसला। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। अब देखो इसने कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल किया है अपने घोंसले को मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक बनाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की तरह। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहां बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। अब यहाँ पे देखो पक्षी के बच्चे के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता है, तो इसलिए कहा है कि उसको और काम ही क्या होगा, वह अपनी माँ का इंतजार कर रहा है कि वह खाना लाए और वो खाना खाए और फिर सो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे अगले पक्षी के बारे में, जो कि है वीवर पक्षी। ये भी देखो आपको बाईं तरफ दिख रहा है, वो अपने घोंसले के साथ। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। अब देखो यहाँ पर हमें पक्षी के बारे में नई बात पता चली है कि जो नर पक्षी होता है, नर पक्षी मतलब
जो कि हम देखो इंसानों में क्या होता है, हम लड़का या फिर आदमी जो शब्द है इस्तेमाल करते हैं, तो आदमी और लड़के के लिए पशु पक्षियों में नर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, जो भी नर पक्षी होते हैं उनका काम होता है घोंसला बनाना, और मादा यानी कि औरत या फिर जो लड़की पक्षी होती है उसका काम होता है उन सभी घोंसलों में से किसी भी एक अच्छे घोंसले को पसंद करना और फिर उसमें वह अंडे देती है। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब आपने देखा होगा, जैसे इंसान के लिए भी अपने घर की देखरेख करना और बच्चों को पालना, उनको अच्छे से ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम होता है। इसी तरह पक्षियों के लिए भी सबसे पहले तो अपना घर यानी कि घोंसला बनाना और फिर उस घोंसले में अपने अंडों और बच्चों का ध्यान रखना, उनको पालना, यह कार्य उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कोए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। अब देखो, पक्षियों जिनके की घोंसला या अंडे टूट जाते होंगे, उनको कितना दुख होता होगा, क्योंकि वे बहुत ही मेहनत से अपना घर बनाते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। परीक्षा ही हुई ना, क्योंकि देखो उन्हें कितना कुछ काम करना पड़ता है अपने खाने के लिए, अपने घर के लिए और अपने अंडे और बच्चों के लिए। फिर भी यह खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी परेशानियों को सहने के बाद भी देखो वो लोग खुलकर गाते हैं और मस्त होकर पंख फैलाकर आकाश में उड़ते हैं। अच्छा, तो सलाम तुम्हारे गिजू भाई का आशीर्वाद। तो यह पत्र जो है लिखा है गिजू भाई ने। अब हम यह सब पढ़ने के बारे में, इन सब पक्षियों के बारे में पढ़ने के बाद कुछ सवालों का जवाब करेंगे। गिजू भाई बदेका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? तो आपने पत्र की शुरुआत में ही दाईं तरफ देखा है कि यह पत्र जो है 13 अप्रैल 1936 में लिखा है। तो इसका मतलब हो गया कि लगभग गिज्जू भाई बदेका ने यह पत्र लगभग 75 साल पहले लिखा था। अब दूसरा सवाल है, पता करो तुम्हारे दादा दादी, नाना और नानी उस समय कितने साल के थे? तो आपको क्या करना है, अपने दादाजी या दादी जी या नाना नानी जी से उस सन 1936 में पूछना है कि वह कितने साल के थे। तो जब मैंने पूछा तो मुझे यह जवाब मिला, मेरे दादाजी उस समय 1 वर्ष के थे और दादी जी का जन्म तब नहीं हुआ था। अब है अगला सवाल, इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं? इसका जवाब है, इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से मैंने कौवा, गोरैया, कबूतर, कोयल तथा दर्जन चिड़िया को देखा है। आपको भी आपने जिन जिन चिड़िया को देखा है उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखा है? तो आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि मैंने इसका जवाब लिखा है, मैंने इन पक्षियों के अलावा और कई पक्षियों को देखा है, जैसे हंस, बतख, सारस, चील, गिद्ध आदि। अब अगला सवाल है, क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? कहाँ? तो हाँ, मैंने पक्षी का घोंसला देखा है और मैंने उसको अपनी बालकनी में एक कोने पे बना हुआ देखा है। आपने भी पक्षी का घोंसला कहाँ पर देखा है वह यहाँ पर आप लिखेंगे। तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? कक्षा में उस तरह उड़कर दिखाओ और आवाज निकालो। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने मनपसंद पक्षी का नाम लिखना है और फिर उसकी तरह उड़कर उसकी आवाज निकालनी है। तो जैसे कि मेरा मनपसंद पक्षी तोता है। अब बूझो और पहचानो, इसका मतलब हुआ हमारे सामने एक पहेली आई है, उसको हमें बूझना है और पहचानना है।
एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। और इसके लिए हमें संकेत दिया है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। अब देखो, अगर आप पहेली को पढ़कर बूझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संकेत देखकर तो आप सबको पता चल ही गया होगा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? वो है मोर। तो यानी कि इसका जवाब है मोर। क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? इसका जवाब है हाँ, कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। अब अगला सवाल है, अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे, घोंसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी नहीं। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको कहा है कि आपके आसपास, घर के आसपास हो या फिर बगीचे में, पार्क में, बालकनी में, कहीं भी कोई आपको घोंसला दिखता है तो उसको आपको ध्यान से देखना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उसको गलती से भी छूना नहीं है। यदि आप छू लोगे तो पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। और ना आने का कारण क्या है? क्योंकि उनको क्या होता है कि हम लोगों की वहाँ पर खुशबू, वहाँ पर उन्हें सुगंध आने लगती है और उनको लगता है कि वहीं पर हम लोग हैं, तो इसलिए वह फिर वहाँ पर नहीं आएंगे। अब हमारा अगला है कार्य, कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो और इन बातों को पता करके लिखो। अब जिस घोंसले को आप कुछ दिनों तक देख रहे हो, वो देखने के बाद आपको क्या करना है? कुछ सवालों के जवाब पता करने हैं और उनके जवाब यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे कि पहला सवाल है, घोंसला कहाँ पर बना है? तो मैंने जिस घोंसले को कुछ दिनों तक देखा उसके बारे में ये सब बातें जानी और उनके जवाब मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप भी जिस घोंसले को देख रहे हो, आप उसका जवाब यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने जो घोंसला देखा है वह घोंसला पेड़ की एक डाल पर बना है। फिर अगला सवाल है, किन किन चीजों से बना है? तो घोंसला घास एवं तिनकों से बना है। अब पूछा है, क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी इसे बना रहा है? तो वह घोंसला बन चुका है। क्या पक्षी को पहचानते हो? कौन सा पक्षी है? हाँ, मैं पक्षी को पहचानती हूँ, यह एक कौवा है। पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? तो मैंने देखा कि पक्षी घोंसले में कीड़े तथा रोटी के टुकड़े एवं अनाज के दाने लेकर आते हैं। अब पूछा है, क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? तो हर वक्त तो पक्षी घोंसले में नहीं बैठा होता है, लेकिन कभी कभी जब मैं देखती हूँ तो हाँ, पक्षी घोंसले में बैठा होता है। तुम्हें क्या लगता है, घोंसले में अंडे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि घोंसले में अंडा है। अब है अगला सवाल, क्या घोंसले में कुछ आवाजें चींची आ रही है? हाँ, घोंसले से चींची की आवाज आ रही है। चींची की, कौवा तो वैसे काव काव करता है, पर छोटे में वह भी इसी तरीके से ही साफ साफ काव काव नहीं कर पाता, तो कुछ आवाज आ रही है। अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? तो उनके माँ बाप खाने के लिए अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े या फिर छोटे छोटे कीड़े लाते हैं। पक्षी 1 घंटे में कितनी बार घोंसले पर आते हैं? तो देखो, सभी पक्षियों को अपने अंडों, अपने बच्चों और घोंसले की चिंता होती है, तो इसलिए वह हर 1 घंटे में 2 से 3 बार आते हैं। बच्चे कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए? लगभग 1 महीने बाद बच्चे घोंसला छोड़कर उड़ गए। अब है, तुमने जो घोंसला देखा उसका चित्र कॉपी में बनाओ। अब आपने जो भी घोंसला देखा है, कौवे का घोंसला है या चिड़िया का है या कबूतर का है, जो भी आपने घोंसला देखा है अपने आसपास, आपको क्या करना है? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और यह कार्य आपको खुद करना है। अब हम हमारा
अगला सवाल करते हैं। हमारा अगला सवाल यानी कि कार्य है, तुमने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। इसमें एक छोटा सा कागज़ का पक्षी बिठाओ। आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें इकट्ठी करनी है जिससे कि पक्षी घोंसला बनाते हैं, और उसके बाद आपको उसमें एक कागज़ का या फिर अगर किसी और तरीके का आप छोटा सा पक्षी बना सकते हैं तो वो बनाकर उसमें आपको बिठाना है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगे। अब देखो, जो पक्षी होते हैं आपने देखा है अधिकतर वह उड़ते ही रहते हैं, तो उनको घोंसले की ज़रूरत क्यों होती है? अपने अंडों को और छोटे बच्चों को रखने के लिए, जब तक कि बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते। तो अब वे कह रहे हैं कि आप सोचो अगर आपको भी अपना घर जो है छोड़कर चले जाना पड़े जब आप बोलने या फिर चलने लगते हो। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ जमीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। अब यहाँ पे देखो जानवरों के बारे में भी कहा है जो कि अलग अलग जगह पर रहते हैं, कोई जमीन पर रहता है, कोई जमीन के नीचे रहता है, कुछ पेड़ों पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा। अब है आओ करें कुछ मजेदार। अब देखते हैं कि हम क्या मजेदार कार्य करने वाले हैं। तो सबसे पहले कहा है कक्षा के बच्चे 3 समूहों में बट जाएं, यानी कि एक समूह मतलब कि जितने भी आपकी कक्षा में मान लीजिए अगर 30 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का एक समूह होगा, 10 बच्चों का दूसरा समूह होगा और 10 बच्चों का तीसरा समूह। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, जितने भी आपकी कक्षा में या फिर घर में जो भी आप बच्चे हैं आपको बराबर बराबर 3 समूह में बट जाना है। हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। अब आप कोई सा भी एक जानवर का चित्र बनाना है और फिर उसमें रंग भरना है। चित्र पूरा होने पर उसे अलग काट ले। फिर जब आपका चित्र पूरा हो जाए तो आपको उसको काट लेना है। उसके बाद करना है, अब पहले समूह के बच्चे एक बड़े चार्ट पर पूरा भूरा रंग भरें और उस पर छोटी छोटी घास, मिट्टी आदि दिखाएं। अब जो पहला समूह है तो उनको क्या करना है, पहले समूह के सारे बच्चों को एक भूरे कलर का चार्ट लेना है और उस पर छोटी छोटी घास और मिट्टी दिखानी है। फिर उस पर जमीन पर मिलने वाले जानवरों के चित्र चिपकाने हैं। तो उस समूह में जितने भी बच्चे होंगे उन्होंने अलग अलग जानवर बनाए होंगे जो कि जमीन पर रहते हैं, वह उस पर चिपकाने हैं। अब दूसरे समूह की बारी है, तो दूसरे समूह के बच्चे चार्ट पर पानी और छोटे छोटे पत्थर दिखाएंगे। उसके बाद पानी में उगने वाले पौधे भी बनाएं। अब जो जानवर पानी में रहते हैं उनके चित्र बनाकर काटने के बाद आपको वह चित्र उस चार्ट पर चिपकाने हैं। फिर है तीसरे समूह की बारी। तो तीसरे समूह के बच्चों को क्या करना है, चार्ट पर पेड़ बनाकर उसमें रंग भरना है और पेड़ों पर जो भी पक्षी या जानवर जो भी रहते हैं उनको जो आप पहले से बनाकर रंग भरकर काट चुके हैं वो आप इस चार्ट पर चिपकाएंगे। इसके बाद आखिरी में इन तीनों समूह के बच्चों को क्या करना है, इन तीनों चार्टों को अपनी कक्षा में सजाओ। आपको फिर जितने भी जो तीनों चार्ट हैं आपको अपनी कक्षा के अनुसार, अपनी कक्षा के रूप के अनुसार वहां पर आपको यह चिपकाने हैं। फिर आप देखिएगा आपको एक साथ ही आपको ऐसे लगेगा देखने में जैसे कि आप सामने पे सच में देख रहे हैं। आपको जमीन पर रहने वाले जानवर भी दिख जाएंगे, एक चार्ट में आपको पानी में रहने वाले पशु पक्षी या जानवर दिखेंगे और एक चार्ट पर आपको पेड़ पे रहने वाले जानवर दिखेंगे। अब है पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे। यहाँ पे लिखा है पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे, यानी कि जैसा कि पक्षी काम करते हैं उसी तरीके के उनके पंजे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो एक पंजा दिखाया है,
जिसमें कि लिखा है पानी में तैरने के लिए। तो जिस तरह से जो पंजा बना है ये वाला, ये पानी में तैरने के लिए सहायक होता है, तो इसलिए ऐसे पंजे होते हैं पक्षियों के। दूसरे पक्षी जिनकी ऐसे पंजे होते हैं तो वो किस चीज में कार्य में सहायता करते हैं, वो टहनियों को पकड़ने के लिए सहायक होते हैं। फिर तीसरा आप देखो, जो पंजा है यह शिकार पकड़ने के लिए सहायक होता है। फिर चौथा पंजा है, जो पक्षियों को या जानवरों को पेड़ पर चढ़ना होता है उनके ऐसे पंजे होते हैं ताकि उनको पेड़ पर चढ़ने के लिए सहायता मिले। फिर है जमीन पर चलने के लिए। देखो आपको देखने से ही लग रहा है कि ये जमीन में चलने के लिए सहायक होंगे। तो देखो सभी पक्षियों के अलग अलग तरह के पंजे यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब है पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच, यानी कि पक्षियों की चोंच जैसा खाना, यानी कि जो जिस तरीके का वो खाना खाते हैं उस तरीके की उनकी चोंच है। जैसे कि सबसे पहले हमें दिखाया है तो वो है मांस चीरने फाड़ने के लिए। तो इनकी जो चोंच है वो मांस चीरने फाड़ने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। फिर दूसरा हमें दिखाई है चोंच लकड़ी में छेद करने के लिए। यह जो चोंच है यह लकड़ी में छेद करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। तीसरी हमें चोंच दिखाई है फूलों का रस चूसने के लिए। तो यह चोंच फूलों का रस चूसने में बहुत उपयोगी होती है। तीसरी चोंच है कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए। फिर है पांचवी चोंच बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए। और फिर है छठी चोंच काटने के लिए। तो देखो पहले हमने 5 तरीके के पंजे देखे, अब फिर हमने 6 तरीके के चोंच देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं जानवरों के दांत। अब देखो जब आप लोगों के भी दांत हैं तो जानवरों के भी दांत होते ही होंगे, आपने देखे भी होंगे जानवरों के दांत, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। अब देखो उन्होंने बताया कि गाय के 2 तरह के दांत होते हैं। आगे के छोटे होते हैं जो कि पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और जो पीछे के चपटे और बड़े दांत होते हैं वो उनके घास चबाने के लिए होते हैं। अब है इसके बाद बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। इसके बाद है सांप। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। अब देखो बता रहे हैं कि सांप के जो दांत है वह नुकीले तो होते हैं पर वो उसको चबाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वह अपने खाने को पूरा निगल जाता है। फिर है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अब देखो गिलहरी के दांत वे कह रहे हैं बढ़ते रहते हैं, तो इसका भी कारण है। वो क्यों बढ़ते रहते हैं? क्योंकि जब भी वो कुछ चीज कुतरते हैं या खाते हैं तो उनके दांत घिसते रहते हैं। अगर मान लीजिए उनके दांत नहीं बढ़ते तो घिस घिस के उनके दांत सारे गायब ही हो जाते। तो इसलिए प्रकृति ने देखो ऐसा करा है कि जिस तरीके से उनके दांत घिस रहे हैं तो उसी तरीके से उनके दांत अपने आप बढ़ भी जाते हैं। अब है अगला कार्य, आओ अपने दांतों के बारे में कुछ बातें पता करके लिखो। अब देखो मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पर जवाब दूंगी, पर आपकी जो भी उम्र होगी, जो भी यहाँ पे पूछा गया है, आपको वो अपने हिसाब से लिखना है। तो जो भी सवाल है आप अपनी जो भी आपकी उम्र, दांत जैसे भी होगा आप अपना जवाब लिखेंगे यहाँ पर। तो अब मैं इन सवालों के आपको जवाब देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछा है कि तुम्हारी उम्र। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर जवाब दे रही हूँ, आप यहाँ पर अपनी उम्र लिखेंगे। जैसे कि मैंने उम्र लिखी है 9 साल। तो इसके बाद है हमारा अगला, मैंने यहाँ पर उम्र लिखी है 9 साल। आपकी जो भी उम्र है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला सवाल है तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत हैं? तो 9 साल के बच्चे के मुंह में लगभग कुल 24 दांत होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 24 दांत। आपके जितने दांत हो वो संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब है तुम्हारे कितने दांत टूट गए हैं? तो इस उम्र में लगभग 4 दांत टूट जाते हैं। फिर है अगला सवाल, कितने नए दांत आए हैं?
अभी तक केवल 3 दांत आए हैं। आप यहाँ पर अपने दांतों के अनुसार ही संख्या लिखेंगे। अब है कितने दूध के दांत टूटे हैं पर उनकी जगह नए नहीं आए हैं। तो एक दूध के दांत की जगह पर नया दांत नहीं आया है। अब दांतों के बारे में कुछ और जानो। अब हम दांत के बारे में कुछ और जानते हैं। अपने दोस्तों के दांत देखो, क्या दांत अलग अलग तरह के हैं? तो हाँ, आपने देखा ही होगा कि सबके दांत अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के चौड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के लंबे होते हैं। तो हाँ, मैंने जब अपने दोस्तों के साथ दांत देखे तो सबके अलग अलग तरह के हैं। सामने और पीछे के एक एक दांत का चित्र कॉपी में बनाओ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चित्र सामने के दांत का बनाना है और एक चित्र पीछे के दांत का बनाना है। क्या तुम इन दांतों में कोई अंतर देख सकते हो? हाँ, हम इन दांतों में अंतर देख सकते हैं। सामने के दांत पतले हैं तथा पीछे के दांत बड़े और मोटे हैं। अब हमें आगे कहा है कल्पना करो और बताओ। आपको क्या करना है, कल्पना करना है। कल्पना मतलब आपको सोचना है और फिर उसके बाद आपको बताना है कि तुम्हारे सामने के ऊपर और नीचे के दांत नहीं हैं, तुम अमरूद कैसे खाओगे? अब आपको यहाँ पर करना है, आपको देखना है, आपको सोचना है कि मान लीजिए आपके जो है सामने वाले ऊपर और नीचे दोनों के ही दांत नहीं हैं, तो आप अमरूद कैसे खा पाओगे? अब देखो, जब हमारे सामने के दांत ही नहीं है तो अमरूद का हम कैसे खाएंगे? हमें बहुत ही मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे जो पीछे के दांत है हम उससे काटने की कोशिश करेंगे। अब है तुम्हारे सामने के दांत तो हैं मगर पीछे का एक भी दांत नहीं है, तुम रोटी कैसे खाओगे? करके दिखाओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर इसी तरीके से कोशिश करनी है कि आपको सोचना है कि आपके पीछे वाले दांत नहीं हैं और आपको आगे के दांतों से ही रोटी खानी है। तो अब आपको ये करके देखना है। फिर तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं है, तुम किस प्रकार की चीज़ें खा सकोगे? अब देखो, अगर आपके मुंह में दांत ही ना हो तो आप किस तरह की चीज़ें खाओगे? हम केवल तरल पदार्थ जो कि पतली पतली चीज़ें होती हैं, तरी वाली होती हैं, तथा बहुत ही मुलायम पदार्थ जिसे दांतों से चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इस तरह की चीज़ें ही खा पाएंगे। फिर है जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते वह किस तरह की चीज़ें नहीं खा पाते हैं, पता लगाओ। तो जो लोग बूढ़े होते हैं और जिनके दांत नहीं होते वो कड़ी, सख्त तथा जिन्हें चबाने में ज़्यादा मेहनत लगती है उस तरह की चीज़ें नहीं खा पाते हैं। अब आखिरी यहाँ पर एक कार्य है, जो पक्षी आपके घर के आसपास सबसे ज़्यादा दिखाई देता हो उसका चित्र बनाओ, उसके शरीर के भागों के नाम भी लिखो। अब आपके आसपास आपको जो भी पक्षी, चिड़िया, कबूतर, जिस भी तरह का पक्षी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है उसका यहाँ पर आपको चित्र बनाना है और फिर उसके शरीर के भागों का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है चूँ चूँ करती आई चिड़िया से हमने पक्षियों के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ समझा है। अब हमारा यहाँ पर पाठ खत्म होता है और हम लोग मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।